Hello friends, welcome to the एग्जाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ने एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थी उसको हम लोग स्टडी किए हुए थे। तो दोस्तों उसके बाद जो नंबर आता है यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारी है इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों इस टॉपिक में सबसे पहले मीनिंग हम लोग देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या हमको स्टडी करना है। तो देखो यहाँ पे है इंडस्ट्रियल हाउसेस। इंडस्ट्रियल हाउसेस का मतलब है यहाँ पे कि जो ग्रुप्स हैं यानी इंडस्ट्रीज के जो ग्रुप्स हैं उससे मतलब है। जैसे मान लो यदि प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारी अदानी ग्रुप है, ठीक है। तो अदानी हाउसेस भी उसको बोलते हैं कि अदानी इंडस्ट्रियल हाउसेस। जैसे हो गया टाटा की बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, तो टाटा हाउसेस हो जाएंगे। और बिरला की बहुत सारी कंपनी है, हमारी बिरला हाउसेस हो जाएंगे। देखो टाटा के जनरली बोलते हैं कि सुई से लेकर ये पूरा व्हीकल तक बनाता है, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है। तो सारे जो ग्रुप्स हैं एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है किसकी, टाटा की। इसलिए बोलते हैं टाटा इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउसेस का मतलब है यहाँ पे कि एक पूरी ग्रुप यानी जिसकी बिलोंग करती है, यदि प्राइवेट सेक्टर की है, किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करती होगी, इंडिविजुअल को बिलोंग करती होगी, तो हमारा एक इंडस्ट्रियल हाउसेस हो गया। लेकिन यहाँ पब्लिक सेक्टर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो पब्लिक सेक्टर में भी है। वैसे तो सारे गवर्नमेंट या पब्लिक को बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यहाँ पे स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू गवर्न करते हैं। कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंटल हमारी होती हैं, जैसे रेलवे होंगे, डिपार्टमेंटल पीएसयूज हैं। और कुछ यहाँ पे कंपनीज एक्ट के तहत वर्क करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न होते हैं, लेकिन उसपे भी अलग अलग आपको इंडस्ट्रियल हाउसेस देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो हमारी एक सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो महारत्ना कंपनी है, ठीक है। तो सेल के अंदर मान लो एक इंडिविजुअल एक लोकेशन पे कंपनी नहीं है, इनके भी इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं। देखो इंडस्ट्रियल हाउसेस में क्या होंगे, सेल में तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखोगे तो यहाँ पे स्टील के लिए 5 इंटीग्रेटेड प्लांट है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में स्टील के लिए 5 इंटीग्रेटेड प्लांट है, जिसमें आप देखोगे तो बोकारो स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया और राउरकेला स्टील प्लांट हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे सेल के अंदर ही स्पेशल स्टील मेकिंग प्लांट भी हैं, जैसे सलेम में है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो सेल में यहाँ पे रिफ्रैक्टरी बनाने के लिए भी प्लांट है, सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट्स। उसमें भी सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट्स में भी आप देखोगे तो अलग अलग यूनिट है। जैसे आप देखोगे तो भिलाई में एक यूनिट है और रामगढ़ में 2 यूनिट है और फिर आपको भंडारीदा में 1 यूनिट है। तो अलग अलग यूनिट्स है। इसके अलावा आप देखोगे सेल में मार्केटिंग के लिए सीएमओ है और अदर यहाँ पे रिसर्च के लिए आरडीसीआईएस है। तो आप देखोगे एक कंपनी सेल है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे ये एक्टिविटीज हो रही हैं। इन सब एक्टिविटीज को मिला के ही हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो यहाँ पे बोलेंगे सेल इंडस्ट्रियल हाउसेस। इसका मतलब है सेल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया कि इंडस्ट्रियल हाउसेस का मतलब क्या है। तो इतना सारा कुछ हम लोग यहाँ पे स्टडी करना पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट के भी हम इंडस्ट्रियल हाउसेस को स्टडी करें, गवर्नमेंट वाले भी स्टडी करें। लेकिन यहाँ पे यदि मतलब आपको क्लियर होगा तो आप यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस का मतलब हो गया। अब देख लेते हैं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस क्या मतलब है। देखो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पे कि एक एरिया, रीजन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दोनों लगभग में सेम ही है। तो इंडस्ट्रियल रीजन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन जब हम लोग स्टडी करेंगे
उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या इंडस्ट्रियल रीजन, जो 8 इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया में, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या इंडस्ट्रियल रीजन डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल हाउसेस का मतलब आपको पता हो गया। अब देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो कैसे गवर्न करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तक दोस्तों यहाँ पे पब्लिक इंडस्ट्रियल जो हाउसेस होते हैं या पब्लिक इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, वो भी आप 3 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या 3 आप रूल के थ्रू यहाँ पे गवर्न किए जाते हैं, या 3 टाइप की पब्लिक इंडस्ट्रियल हाउसेस होते हैं गवर्निंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पहला होते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा होते हैं स्टेटूटरी कॉरपोरेशन, और यहाँ पे तीसरा होते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तीनों को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हैं तीनों के अंदर कैसे गवर्न करते हैं। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें, सबसे ओल्डेस्ट या ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। इसमें क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट होती है, इंडिया की ही गवर्नमेंट बात करो, ठीक है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो गए, या यहाँ पे आपको स्टील मिनिस्ट्री हो गए, इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे रेलवे मिनिस्ट्री हो गए, फिर यहाँ पे होम मिनिस्ट्री हो गए। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब इसी डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बना दिया जाता है। जैसे स्टील मिनिस्ट्री है, इसके अंदर स्टील इंडस्ट्री जो होंगी पीएसयू, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हमारी स्टील मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। रेलवे यहाँ पे पीएसयू है, वो हमारी रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। तो ऐसे यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ यहाँ पे पब्लिक अंडरटेकिंग बनाए जाते हैं, जो ट्रेडिशनल फॉर्म है, और इसको मैनेज करना इजी होता है, क्योंकि जो भी पीएसयू होती हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, और डिपार्टमेंट के थ्रू उसको फंडिंग मिलेगी या कंट्रोलिंग मिलेगी, जो भी अप्रूवल वो मिलती है। ठीक है, तो पहले एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ पीएसयूज होती हैं, जो इंडिया में अक्सर आप एग्जांपल देखोगे तो रेलवेज, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर हमारी कवर होती है, वो डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ यहाँ पे पीएसयू है। दोस्तों इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंदर ही हमारे इंडिया में पीएसयू पाए जाते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज होती है। लेकिन दोस्तों इसकी लिमिटेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मान लो कोई कंपनी है, रेलवे ही है, तो रेलवे की जो हेड होगा, जो एम्प्लॉय हेड होगा, वो अपने नाम से यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय होती है, वो अलाउड नहीं होती है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। वो क्या करेंगे, ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंट होंगी, और जो भी फाइल होंगे वो रेलवे मिनिस्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो रेलवे मिनिस्टर उस पर डिसीजन लेगा, अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग उस पर रहेगी, जो भी आप बोल सकते हो, कंजर्वेटिव अप्रूवल रहेंगे, ब्यूरोक्रेटिक उसमें रहेगी। तो देखो ये सब चीजें रहेंगी तो प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं होगा। आप फाइल को मूव करोगे, कोई भी एक डिसीजन लेनी है तो उसके लिए फाइल आप मूव करोगे रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री अपना टाइम लेगा, या जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल उसके वहाँ पे थॉट होंगे, तो अप्रूवल में ज्यादा ब्यूरोक्रेसी देखने मिलेगी। तो अभी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब है यहाँ पे कि अभी तो कंपटीशन बढ़ गया है, प्राइवेट प्लेयर के साथ हमको compete करना है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो हमारी ट्रैप नहीं हो पाती है ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल से। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री की तरह गवर्न होती है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल हेड होता है, वो हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। रेड टेपिज्म भी देखने मिलती है। इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन होती है, इनफॉर्मल नहीं, इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास होती है प्रॉपर चैनल, यानी कि कोई भी एक एम्प्लॉयज को कुछ भी जानना हो तो प्रॉपर अपने बॉस के थ्रू ही चैनल पा सके। जो इंफॉर्मेशन को डिले करती है और मान लो बॉस उसको अप्रूव नहीं किया, तो इंफॉर्मेशन वो नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वहां पे पास नहीं होगी। तो रेड टेपिज्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। इसलिए यहाँ पे जो मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप एक डिपार्टमेंटल टाइप का है, तो उसमें आप देखोगे प्रॉम्प्ट डिसीजन आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारी हो गई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस।
अब दूसरी तरह की जो यहाँ पे गवर्निंग होती है वो हमारी होती है पीएसयू में स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन। स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब है यहाँ पे कि कोई एक एक्ट बना दिया गया, ठीक है, उस एक्ट के तहत यहाँ पे गवर्न होंगी, काफी ऑटोनॉमी दी होंगी, ठीक है, स्टेटूटरी होंगी। जैसे मान लो आरबीआई को गवर्न किया जाता है आरबीआई एक्ट के थ्रू, एसबीआई भी है, एलआईसी भी है, इन लोग एक स्पेशल एक्ट के थ्रू यहाँ पे गवर्निंग होती है। अब देखो ये भी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं और ये स्पेशल एक्ट के तरह गवर्न होते हैं। इनकी जो पावर होती है वो डिफाइन होती है, फंक्शन भी डिफाइन होती है, रूल्स रेगुलेशन भी डिफाइन होते हैं, और कैसे रिलेशन होंगी एम्प्लॉय और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ वो भी यहाँ पे डिफाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का शेयर लिमिटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर जो होता है यहाँ पे होता है, इसलिए गवर्नमेंट की यहाँ पे इंटरफेरेंस होती ही है, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है, रूल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी या डिसीजन अपने से ले सकते हैं, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अपने से ले सकता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। जैसे आरबीआई की ही बात कर लो, तो आरबीआई कहने को तो उनको एक्ट से स्पेशल पावर दी गई है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इसी साल बहुत सारे आरबीआई और गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलते हैं और पॉलिटिकल वहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता है आरबीआई या अदर जो स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, ठीक है। तो रियलिटी में क्या है कि स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी इंजॉय करती नहीं है, ये सेम डिपार्टमेंटल जैसा ही फंक्शन करती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक एडवाइजरी, ठीक है, कॉर्पोरेट बोर्ड में एक एडवाइजरी अपॉइंट करती है डायरेक्टर के रूप में। तो उस डायरेक्टर में क्या होंगे, कोई भी पॉलिसी डिसीजन होगा स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो एसबीआई ही है, एसबीआई के कॉर्पोरेट बोर्ड में एसबीआई के हेड होंगे ही, लेकिन गवर्नमेंट के भी एक अपॉइंटमेंट वहां पे होगा, एक डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। एसबीआई में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो क्या होंगे कि जो गवर्नमेंट की तरह जो अपॉइंट किए हैं डायरेक्टर, उसकी भी यहाँ पे सहमति जरूरी है, सहमति जरूरी है, अग्री जरूरी है। यदि मान लो जो गवर्नमेंट की तरह अपॉइंट किया गया डायरेक्टर वो अग्री नहीं करता है किसी भी पॉलिसी डिसीजन पे, तो क्या होंगे, वो पॉलिसी वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा और उसको अप्रूवल के लिए फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो देखो गवर्नमेंट के पास तो ऐसे सारी चीजें सारी फाइल्स जाती है, तो ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से कहाँ अलग हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी तो यहाँ पे नहीं मिली ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है और वो डायरेक्टर क्या करता है, जनरली अग्री नहीं करता है और सारी फाइल फिर मिनिस्ट्री के पास जाती है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बोली गई है उतनी एक्चुअल रियलिटी में होती नहीं है। ये सारे लिमिटेशन है यहाँ पे किसकी, हमारी स्टेटूटरी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसकी। अब देखो दोस्तों तीसरी टाइप की यहाँ पे जो पीएससी होती है वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है। एक्चुअली रिसेंटली यहाँ पे पहले तो सारे जो पीएससी थे वो हमारे या तो स्टेटूटरी होती थी या तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती थी, लेकिन अभी 2013 में जैसा कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया और यहाँ पे जो पीएससी है उसको इन्वेस्टमेंट या उसको सेल आउट करना था, तो उस केस में यहाँ पे एक कंपनी एक्ट एस्टेब्लिश किया गया 2013 में। तो इस कंपनी एक्ट के तहत यदि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी जो है उसमें पब्लिक का शेयर यदि 51% है तो हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, यदि 51% से कम है तो हमारी प्राइवेट कंपनी कहलाएंगी, ठीक है। तो कंपनी एक्ट या कंपनी गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगे जिसमें शेयर है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इस केस में हमारी फिर अलग अलग केस हुआ, जैसे महारत्ना आए, नवरत्ना आए, मिनी रत्ना आए। तो मिनी रत्ना का मेन पर्पस था यहाँ पे कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है, जैसे प्राइवेट कर रही है वैसे कमाना। महारत्ना में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओएनजीसी है और सीएलवी है, वीएलबी है, ठीक है, ये सारी महारत्ना कंपनी है जिसकी रेवेन्यू ज्यादा होती है और एक बैकबोन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का। तो इस तरह से यहाँ पे कंपनी एक्ट के तरह कंपनी गवर्नमेंट यहाँ पे क्रिएटेड हुए 2013 में। इनका मतलब था कि बिजनेस यहाँ पे स्टेब्लिश करना और प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट करना, क्योंकि आप देखोगे कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है उसमें 3 सिर्फ सेक्टर को गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखा गया है और बाकी प्राइवेट आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर से हमको कम्पीट करना है, इसके लिए यहाँ पे ट्रू स्पिरिट हमको जरूरी है बनाना।
कंपनीज को, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये हमारी हो गई गवर्नमेंट कंपनी। इसमें भी लिमिटेशन देखोगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के यहाँ पे एक्ट सारे काम होते हैं और गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टर भी अपॉइंट करता है, और सेम जो स्टेटूटरी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आते थे वैसे ही सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ओएनजीसी है, तो ओएनजीसी की जो कॉर्पोरेट बोर्ड होगी उसमें गवर्नमेंट के भी एक डायरेक्टर होंगे, एक या दो डायरेक्टर होंगे, और ओएनजीसी में जो भी डिसीजन ले जाएंगे तो उस डायरेक्टर को भी अग्री जरूरी है। यदि वहां पे कॉर्पोरेट में डिससेटिस्फेक्शन होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो वो फाइल हमारी मिनिस्ट्री को जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिमिटेशन इसमें भी देखने को मिलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर है, तो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस आपको तो देखने को मिलेंगे सारे पीएससी में, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब देखो पब्लिक सेक्टर का रोल हमारा चेंज होता दिख रहा है। पहले देखो 1991 से पहले और 1947 और 1991 के बीच में क्या यहाँ पे था कि मान लो स्वतंत्र जब इंडिया हुआ था उस समय प्राइवेट सेक्टर क्या थे, अनविलिंग थे इन्वेस्ट करने के लिए, किसमें, जिसमें कि जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं या सोशल सिक्योरिटी वाले जो इन्वेस्टमेंट है उसमें प्राइवेट सेक्टर क्या थे, वो विलिंग नहीं कर रहे थे, वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसके दो रीजन थे। उसको इमीडिएट रिटर्न यहाँ पे नहीं मिल रहा था, और दूसरी बात है हैवी इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए होती थी। तो प्राइवेट प्लेयर के पास ना ही बहुत ज्यादा पैसे ही थे, हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, ना ही वहां पे इमीडिएट रिटर्न मिल रहे हैं, इसलिए प्राइवेट प्लेयर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो इस केस में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि सोशल सिक्योरिटी वाले स्कीम या अदर जो बेसिक जो नीडेड है, जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कि रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें मान लो गैस की भी इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम की इंफ्रास्ट्रक्चर और एल्युमिनियम की इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे स्टील की इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक इंटरप्राइजेस लाए और अलग अलग कंपनी क्रिएट किए यहाँ पे बेसिक चीजें को इंडिया में इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे इमरजेंस हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया इनएफिशिएंसी आती गई, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं था, गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए थे कि आपको यहाँ पे सिर्फ बनाना है, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं आता गया, अपनी इनएफिशिएंसी बढ़ती गई। उसकी वजह से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा घाटे में चलने गई, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट की थी उतनी रिटर्न मिली नहीं, उतनी प्रॉफिट हुई नहीं, और यहाँ पे गवर्नमेंट को लॉसेस देखने को मिले। बहुत ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट ने खर्चे किए, लेकिन उसको टैक्स के रूप में या रेवेन्यू के रूप में इनकम नहीं मिला, तो इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो उसी हिसाब से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया 1990 में। उसमें पब्लिक सेक्टर को जो जो रिजर्व थी, यानी कि सब में पब्लिक सेक्टर रहेंगे, वहां पे रिजर्वेशन उसको हटा दिया गया और उसके रीडिफाइन किए गए। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दिया गया और फिर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों ही अभी कंपीट कर रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये हमारी चेंजिंग रोजल हो जो जो पब्लिक सेक्टर जिस पर्पज से बनाए गए थे कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं करना है, आपको यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज देना है, बेसिक फैसिलिटीज देना है, वो चेंज हो गए। अभी क्या हो गया है कि आपको प्रॉफिट भी करना है और सस्टेन भी करना है और कम्पीट भी करना है। ठीक है, तो ये हमारी पब्लिक सेक्टर की अभी हमारी चेंजेस हो गए। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबल अभी हो रहे हैं लॉसेस के लिए, और यदि लॉसेस बहुत देर से होती है तो उसको डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा उसको सेल आउट कर दिया जाता है, कुछ शेयर उसको बेच दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लॉसेस होती है तो उसको यहाँ पे किसको रिफर किया जाता है, यहाँ पे बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, इसको रिफर किया जाता है, तो उससे क्या होंगे यहाँ पे या तो सेल आउट हो जाएंगे या तो यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट की जाएगी पब्लिक सेक्टर का। हमारी पब्लिक सेक्टर की जो रोल्स हैं उसको चेंज हो रहा है। एक बार दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की यहाँ पे देख लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रूप में हमें आप देख सकते हैं, 1991 से पहले को बोलते हैं ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1991 के बाद जो भी यहाँ पे पॉलिसी लाई गई है उसको बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
तो आप देखते हो 1956 में एक रेजोल्यूशन लाई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। उसमें क्या किया था, 17 इंडस्ट्रियल जो सेक्टर थे उसको रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर का। इसका मतलब है 17 जो एरिया होंगे उसमें प्राइवेट यहाँ पे प्लेयर नहीं होंगे। तो 17 इंडस्ट्रियल सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के रिजर्व किया गया था। लेकिन 1991 में आप देखोगे तो सिर्फ 8 इंडस्ट्रियल जो एरियाज थे, इंडस्ट्रीज को यहाँ पे रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, जिसमें से मेनली थे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, कम्युनिकेशन, माइनिंग और रेलवेज। ठीक है, ये 1991 में था। लेकिन फिर से इसको लिबरलाइज किया गया। आप देखोगे तो 2001 में इसको 8 से क्या कर दिया गया, यहाँ पे 3 जो इंडस्ट्रीज थी उसको रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर के लिए, जिसमें आप देखोगे एटॉमिक एनर्जी, आर्म, रेलवे, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 3 के अलावा सारे में यहाँ प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल थे वो यहाँ पे आ गई हैं और यहाँ पे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है और जो पब्लिक जो कंपनीज हैं उसको यहाँ पे compete करना पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर से। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किए हैं। तो इंडस्ट्रियल हाउसेस में यहाँ पे प्राइवेट को छोड़कर हम लोग पब्लिक जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है कैसे गवर्न करते हैं उसको डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब रीजनलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे 8 इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इंडिया में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।